हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू पेंडलम ईडीयू। पेंडलम ईडीयू पे आपका स्वागत है। टुडे विल बी डिस्कसिंग डेली करंट अफेयर्स ऑफ 30 नवंबर 2020। तो जल्दी से सेशन को ज्वाइन कर लीजिए एंड दोज हु हैव नॉट सब्सक्राइब टू आवर चैनल पेंडलम ईडीयू प्लीज सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल आइकन टू रिसीव नोटिफिकेशन। साथ ही ये करंट अफेयर जाके आप वेबसाइट पे पढ़ सकते हैं और आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। देयर स्टडी मटेरियल अवेलेबल फॉर यू गाइज। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले हम प्रीवियस डे की जो न्यूज़ है उसको रिवाइज कर लेते हैं एंड देन हम करंट डे की न्यूज़ देखते हैं। सो द फर्स्ट न्यूज़ इज SDG इन्वेस्टर मैप फॉर इंडिया वॉज लॉन्च्ड बाय UNDP एंड इन्वेस्ट इंडिया। UNDP और इन्वेस्ट इंडिया के द्वारा जो भारत के लिए SDG निवेशक मानचित्र है उसको जारी किया गया है। और इसमें क्या है कि कहाँ कहाँ से जो है इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, किस किस एरिया में SDG से रिलेटेड, ताकि जो भारत के SDG गोल्स हैं जो भारत को अचीव करने हैं बाय 2030 उसको अचीव कर सके। नेक्स्ट इज आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया हैज़ बीन रिकग्नाइज्ड एज अ नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन बाय द स्पोर्ट्स मिनिस्टर। भारतीय तीरंदाजी संघ को भारतीय तीरंदाजी संघ को खेल मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता दी गई है। और ये जो मान्यता है ये 1 साल के लिए वैलिड रहेगी और इससे क्या होगा, इससे जो भी स्पोर्ट्स में डेवलपमेंट के को प्रमोशन मिलेगा, साथ ही जो स्पोर्ट्स पर्सन टोक्यो ओलंपिक्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको भी ये हेल्प करेगा। नेक्स्ट इज FC कोहली हु इज़ नोन एज फादर ऑफ इंडियन IT इंडस्ट्री और जो TCS के पहले CEO थे और फाउंडर भी थे। सो उनका हाल ही में निधन हो गया है एंड वो 96 एज के थे। इससे पहले वो नास्कॉम के प्रेसिडेंट भी रह चुके थे 1995 से 1996 में एंड उन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूट किया है इन द IT सेक्टर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज अर्जेंटीना लीजेंड फुटबॉलर डीगो मैराडोना। इनका भी हाल ही में निधन हो गया। अर्जेंटीना के ये बहुत ही फेमस फुटबॉलर थे। इनको एल पीबे डे ओर के नाम से भी जाना जाता था एंड 1986 का जो फीफा वर्ल्ड कप था उसमें उन्होंने इंग्लैंड के अगेंस्ट एक गोल किया था जिसका नाम गोल ऑफ द सेंचुरी भी रखा गया था। उनको वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स इन फुटबॉल माना जाता था। नेक्स्ट इज NSA अजीत डोभाल। तो ये 2 दिन की जो यात्रा है उस पर गए थे श्रीलंका में एंड ड्यूरिंग दिस विजिट उन्होंने जो फोर्थ NSA लेवल जो मीटिंग है उसको अटेंड किया। ये ट्रायलेटरल मीटिंग है। ट्रायलेटरल यानी कि इसमें 3 पार्टीज इन्वॉल्व थी, यानी कि भारत के NSA गए थे अजीत डोभाल, देन उसके बाद श्रीलंका से थे रिप्रेजेंटेटिव एंड इसके अलावा मालदीव से थे। ओके, सो ये 3 कंट्रीज जो थी इसमें इन्वॉल्व थी। नेक्स्ट इज इंडियन रेलवेज रोल्ड आउट इट्स कंप्लीटली डिजिटलाइज्ड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। तो अपना डिजिटलाइजेशन की और कदम बढ़ाते हुए इंडियन रेलवेज ने एक फुली डिजिटाइज्ड ऑनलाइन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम स्टार्ट किया है और इसको जो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और CEO हैं विनोद कुमार यादव। सो कौन है CEO या फिर चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड? विनोद कुमार यादव। ओके, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, खासकर जो बच्चे NTPC की प्रिपरेशन कर रहे हैं। India and Finland signed an MOU for cooperation in environmental protection and biodiversity conservation। तो भारत और फिनलैंड के मध्य एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए जो कि जैव विविधता संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में है। इंडियन आर्मी लॉन्च्ड अ साइकिल एक्सपीडिशन। एक जो साइकिल अभियान है वो शुरू किया गया है भारतीय सेना के द्वारा एंड ये 1971 का जो भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था उसमें भारत की जीत का जो है जश्न मनाने के लिए ये लॉन्च किया जा रहा है। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट एड्स प्रोविजन टू रेगुलेट फ्री चार्जेस इन ड्राफ्ट मर्चेंट शिपिंग बिल 2020। तो जो मर्चेंट शिपिंग बिल 2020 उसका ड्राफ्ट प्रिपेयर किया जा रहा है जिसमें एक और प्रावधान जोड़ा गया है कि कैसे फ्री चार्जेस को रेगुलेट किया जाएगा उससे संबंधित। नेक्स्ट इज इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 2.0। इसका जो सेकेंड वर्जन है ये 26 स्ट्रेस सेक्टर्स को
और हेल्थ केयर सेक्टर को कवर करेगा, जिनको केवी कामत कमेटी के द्वारा पहचाना गया है, उनको आइडेंटिफाई किया गया है। एंड इसमें जो गारंटी होगी, इसके अंतर्गत क्रेडिट जो मिलेगा उसकी जो गारंटी होगी 100% गारंटी NCGTC के द्वारा दी जाएगी, विच इज़ नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के द्वारा। एंड इसमें 1 ईयर का मोरेटोरियम भी दिया गया है ऑन लोन्स, ठीक है। तो पहले अगर जैसे 3 साल में आपको लोन रीपे करना है तो अब आप 4 साल में लोन रीपे कर सकते हैं अंडर दिस ECLGS 2.0 स्कीम। तो चलिए, तो हमने प्रीवियस डे की न्यूज़ रिवाइज की है, हम आज की न्यूज़ देख लेते हैं। लोक विरासत द फेस्टिवल ऑफ फिल्म्स ऑन फोक आर्ट एंड पेंटिंग हैज स्टार्टेड, और ये 27 से लेकर 29 नवंबर तक चला है। एंड इसमें सबसे पहले बस्तर रिदम ऑफ प्रोग्रेस, ये जो मूवी का टाइटल था, इस नाम से एक फिल्म जो थी, जो ट्राइबल्स पे बनी हुई थी और उनके फोक आर्ट को दर्शाती है। सो वहाँ से शुरुआत हुई इसकी। इसके अलावा कुछ और मूवीज़ भी यहाँ पर टेलीकास्ट की गई इन दिस फेस्टिवल, ये ऑनलाइन हुआ। जैसे द किंगडम ऑफ गॉड, भवाई फेडिंग मेमोरीज, नमन खेले, द फ्यूजन कल्ट, थेरी कोथू, डांसिंग फॉर लाइफ, इकोज ऑफ द पास्ट, फोक पेंटिंग्स ऑफ उड़ीसा, कालीघाट पेंटिंग्स, ये सब नाम से फिल्म्स टेलीकास्ट की गई। इसके अलावा कुछ पेंटिंग्स पे और फिल्म्स भी टेलीकास्ट की गई, जैसे वर्ली पेंटिंग, मधुपिनी पेंटिंग, पत्ता चित्रा एंड पिचवई। सो ये जो भी पेंटिंग्स हैं इनका हम देख लेते हैं कौन से स्टेट से एसोसिएटेड है। यहाँ से क्वेश्चन आपका आर्ट एंड कल्चर सेक्शन से बन जाएगा। वर्ली पेंटिंग महाराष्ट्र से जुड़ी हुई है। कालीघाट पेंटिंग ये ट्रेडिशनल पेंटिंग है या फिर फोक पेंटिंग है वेस्ट बंगाल की। मधुबनी पेंटिंग बिहार, पत्ता चित्र इट्स उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल, एंड पिचवई ये राजस्थान में बनाई जाती है, वहाँ की ट्रेडिशनल पेंटिंग है। और ये जो लोक विरासत करके जो ये ऑर्गेनाइज किया गया है, ये इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के फिल्म डिवीजन वाला ऑर्गेनाइज किया गया है। भवई जो है, अभी इसमें आपने एक पीछे देखा होगा, एक फिल्म थी भवई फेडिंग मेमोरीज। तो भवई जो है ये एक ट्रेडिशनल फोक डांस है राजस्थान का, जिसमें विमेन जो है वो पॉट्स को अपने सर पर बैलेंस करती हैं, और फिर या तो वो तलवार पर या फिर एक प्लेट जो होती है जिसमें शार्प एजेस होते हैं, थाल वगैरह जैसे होता है, तो उन पर वो अपने आप को बैलेंस करती हैं और डांस करती हैं। नेक्स्ट इज थेरू कोथू। थेरू कोथू जो है ये एक फोक डांस एंड ड्रामा है तमिलनाडु का। ओके, सो ये भी आपको स्टेट्स पता होने चाहिए किससे एसोसिएटेड है फोक डांस एंड ड्रामा। सो क्लासिकल डांस पर जो क्लासिकल डांसेस जो हैं भारत के, उस पर एक सेपरेट स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। आप वेबसाइट पर जाकर स्टडी मटेरियल सेक्शन में देख सकते हैं जनरल अवेयरनेस में। सो क्लासिकल डांस पर पूरा एक स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। So question is, recently Lok Virasat Festival has been organized by the Film Division of Information and Broadcasting Ministry. It is related to dash. हाल ही में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के फिल्म विभाग द्वारा लोक विरासत उत्सव जो है इसका आयोजन किया गया। यह किससे संबंधित है? फोक आर्ट एंड पेंटिंग, लोक कला और चित्रकला, क्लासिकल डांस, शास्त्रीय नृत्य, क्लासिकल म्यूजिक, शास्त्रीय संगीत, एंड मॉडर्न आर्किटेक्चर, आधुनिक वास्तुकला। So the correct answer for this is option A, that is it is related to Lok Kala and Chitrkala. Next is news related to biotechnology and diseases. तो जो हेड्रो है इसने रशिया के साथ एक पैक्ट साइन किया है, एंड दिस हैज़ बीन साइन टू प्रोड्यूस स्पुतनिक 5 कोविड-19 वैक्सीन इन इंडिया। तो आपको याद होगा रशिया ने जो अपनी वैक्सीन डेवलप कर रहा है उसका नाम स्पुतनिक 5 है, एंड ये स्पुतनिक जो उनका मिशन था उसके बेसिस पर ये रखा गया है। एंड जो हेड्रो है इसके साथ इसने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। द रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड, यस, इट हैज साइंड अ पैक्ट विद द फार्मास्यूटिकल कंपनी हेड्रो फॉर प्रोडक्शन ऑफ 100 मिलियन डोजेज ऑफ स्पुतनिक 5 कोविड वैक्सीन इन इंडिया। तो भारत में 100 मिलियन डोजेज जो है यहाँ पे प्रोड्यूस की जाएंगी। As per this RDIF, Sputnik 5 has shown 95% efficacy after the first dose. तो पहली खुराक के बाद ये देखा गया कि इसकी जो प्रभावकारिता है वो 95% के आसपास है। RDIF and Hetero are the manufacturing partner for the production of Sputnik 5 COVID vaccine. So ये मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर होंगे स्पुतनिक 5 कोविड-19 वैक्सीन प्रोडक्शन के लिए, एंड ये जो प्रोडक्शन है 2021 की शुरुआत से शुरू हो जाएगा।
RDIF has also collaborated with other countries for the global production of Sputnik 5 वैक्सीन, जैसे ब्राज़ील के साथ भी इन्होंने कोलैबोरेट किया है स्पुतनिक 5 वैक्सीन के प्रोडक्शन के लिए. Sputnik 5 vaccine is safe for humans as it uses human adenoviral vectors that humans repeatedly face throughout the life. तो ये सुरक्षित इसीलिए है क्योंकि इसमें मानव एडेनोवायरल वेक्टर का उपयोग किया जा रहा है जो कि मानव में बार बार जिसको सामना करना पड़ता है पूरी जिंदगी भर मानव को. एंड IRDIF had inked a pact with Dr. Reddy's laboratory for cooperation on clinical trials and distribution of Sputnik 5 vaccine in India. तो RDIF ने इससे पहले भारत में नैदानिक परीक्षणों और स्पुतनिक 5 वैक्सीन के वितरण पर सहयोग के लिए डॉक्टर रेड्डीज प्रयोगशालाओं के साथ भी समझौता किया था. एडेनोवायरल वेक्टर्स जो होते हैं नॉन एनवेलप्ड होते हैं. नॉन एनवेलप्ड यानी कि जैसे वायरस जो होते हैं दो तरह के होते हैं, तो एनवेलप्ड होते हैं, एक नॉन एनवेलप्ड होते हैं. एनवेलप्ड वायरस जो होते हैं काफ़ी हद तक प्रोटेक्टेड रहते हैं क्योंकि उनके चारों तरफ एक लेयर होता है, एनवेलप्ड होते हैं वो. नॉन एनवेलप्ड जो होते हैं उनको ख़त्म करना ज़्यादा ईजी होता है. एंड दीज आर डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरल वेक्टर्स. DNA वायरल वेक्टर्स हैं. इनका इस्तेमाल जीन थेरेपी के लिए किया जाता है या फिर टीके के रूप में या कैंसर चिकित्सा के उपयोग के लिए किया जाता है. So the question is, Russian Direct Investment Fund signed a pact with the pharmaceutical company Dash for production of 100 million doses for Sputnik 5 COVID vaccine in India. रूसी प्रत्यक्ष निवेश कोष ने भारत में स्पुतनिक 5 कोविड वैक्सीन की 100 मिलियन खुराक की दवा कंपनी डैश के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं. सन फार्मा, हेटेरो, नोवार्टिस एंड सिप्ला. So what will be the correct answer for this? The correct answer is option B, that is hetero. Next is India Climate Change Knowledge Portal. This has been launched by Minister of Environment, Forest and Climate Change. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा भारत जलवायु परिवर्तन ज्ञान पोर्टल का शुभारंभ किया गया है. And this portal will provide information on government step at both national and international levels to address the climate change इशू. जैसे कि आपको इस पोर्टल के नाम से समझ में आ रहा होगा कि ये पर्यावरण जलवायु जो परिवर्तन है इससे ज्ञान पोर्टल है, यानी कि इससे संबंधित जो भी कदम उठाए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हों चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हों, सो उनके बारे में यहाँ पे जानकारी उपलब्ध होगी. It will be a single point information resource for the actions taken by various ministries so that users have access to updated status on these इनिशिएटिव. तो जितने भी मंत्रालय हैं उनके द्वारा जो भी इनिशिएटिव लिए गए हैं तो वहाँ पे उनकी सूचना भी एक ही जगह अवेलेबल हो जाएगी. द पोर्टल इंक्लूड्स 8 मेजर कंपोनेंट्स. इस पोर्टल में 8 प्रमुख घटक शामिल हैं. इंडियाज क्लाइमेट प्रोफाइल, भारत के जलवायु प्रोफाइल है. नेशनल पॉलिसी फ्रेमवर्क है, राष्ट्रीय नीति ढांचा है विच इज रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज. देन इंडियाज NDC गोल, भारत के जो नॉन डिटर्मिन्ड कंट्रीब्यूशन गोल्स हैं जो पेरिस समझौते के तहत तय किए गए थे, सो वो भी मेंशन होंगे. देन इसके अलावा अडेप्टेशन एक्शंस होंगे यानी अनुकूलन कार्रवाई, मिटिगेशन एक्शंस अल्पीकरण कार्रवाई, बायलेटरल एंड मल्टीलेटरल कॉपरेशन द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग, इंटरनेशनल क्लाइमेट नेगोशिएशंस यानी कि जो जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड जो भी बातें चल रही हैं कि कैसे उससे डील किया जाए या फिर कोई फंड क्रिएट किया गया है, तो जो भी नेगोशिएशंस चल रहे हैं सो उनकी जानकारी उपलब्ध होगी. देन इसके अलावा रिपोर्ट्स एंड पब्लिकेशंस भी होंगे. तो इस पोर्टल में मेनली ये 8 प्रमुख घटक होंगे. सो क्वेश्चन आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन रिसेंटली लॉन्च्ड इंडिया क्लाइमेट नॉलेज पोर्टल. हाल ही में लॉन्च किए गए भारत जलवायु परिवर्तन ज्ञान पोर्टल में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? इंडियाज क्लाइमेट प्रोफाइल, इंटरनेशनल पॉलिसी फ्रेमवर्क, इंडियाज NDC एंड इंटरनेशनल क्लाइमेट नेगोशिएशंस. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, क्योंकि इसमें नेशनल पॉलिसी फ्रेमवर्क है, इंटरनेशनल पॉलिसी फ्रेमवर्क नहीं है. सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा. नेक्स्ट इज यूनियन गवर्नमेंट्स फिस्कल डेफिसिट इंक्रीज टू ₹9.53 लाख करोड़. तो भारत का जो राजस्व घाटा है, राजकोषीय घाटा है, यह बढ़कर 9.53 लाख करोड़ रुपए हो गया है, जो कि टोटल एनुअल बजट एस्टीमेट जो किया था फिस्कल डेफिसिट का उसका 120% है. तो ये बहुत ही खराब प्रदर्शन है और ये हुआ था क्योंकि
सबसे पहले तो ये कौन से महीने में हुआ है? दिस हैज़ अकर्ड एट द एंड ऑफ अक्टूबर, तो अक्टूबर 2020 के अंत में ये फिस्कल डेफिसिट इतना हो गया है और ये पुअर रिवेन्यू कलेक्शन के वजह से हुआ है। ठीक है, सो ये चालू वित्त वर्ष में जो राजस्व संग्रह है उसके खराब होने की वजह से ये ऐसा हुआ है। In budget 2020-21, government has announced annual budget estimate of fiscal deficit at rupees 7.96 lakh crore. So जो annual budget estimate में जो fiscal deficit announce किया गया था वो 3.5% of GDP था। अगर in terms of rupees हम देखें तो this was 7.96 lakh crore. The revenue collection has remained poor due to the lockdown imposed to prevent COVID-19 spread. तो revenue collection क्यों बेकार रहा? Of course क्योंकि COVID-19 के कारण लॉकडाउन हुआ, उसके जो consequences थे उसकी वजह से। Controller General of Accounts has released the latest data on 27 नवंबर, 27 नवंबर को Controller General of Accounts के द्वारा डेटा रिलीज किया गया। At the end of September 2020, the fiscal deficit stood at 114.8% of annual budget estimate. तो सितंबर 2020 के अंत तक ये 114.8% था राजकोषीय घाटा एंड इट ब्रीच्ड द एनुअल बजट आर्क। तो गवर्नमेंट का जो एनुअल बजट टारगेट था, ठीक है, जो एस्टिमेट था उसको ऑलरेडी जुलाई 2020 में ब्रीच हो चुका था एंड तब से ये बढ़ता ही जा रहा है। The fiscal deficit was 102.4% of the annual target in the first 7 months of last fiscal year. तो पिछले वित्त वर्ष की ये पहले 7 महीने में राजकोषीय घाटा वार्षिक लक्ष्य का 102.4% था। फिस्कल डेफिसिट या फिर जो राजकोषीय घाटा होता है, सरकार की जो कुल आय होती है उसमें से जब कुल खर्च को हम माइनस कर देते हैं उसका अंतर होता है ये। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स की हम बात करें तो ये डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी कि वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के अंतर्गत आता है और ये प्रिंसिपल एडवाइजर है ऑन अकाउंटिंग मैटर्स टू सेंट्रल गवर्नमेंट। तो लेखांकन मामलों पर केंद्र सरकार का प्रमुख सलाहकार है और करेंटली जो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स हैं वो सोमा रॉय बर्मन है। So question is, in which month did fiscal deficit increase to rupees 9.35 lakh crore or 120% of annual budget estimate? किस महीने में राजकोषीय घाटा बढ़कर 9.35 लाख करोड़ रुपए यह वार्षिक बजट अनुमान का 120% हो गया? अगस्त 2020, सितंबर 2020, अक्टूबर 2020 and November 2020. So the correct answer is option C, that is October 2020. Next is the Ministry of Finance has announced that CBDT will confirm the unique document identification number UDIN from the ICAI portal at the time of uploading of टैक्स ऑडिट रिपोर्ट्स। वित्त मंत्रालय ने कहा कि जो CBDT है वो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को अपलोड करते समय ICAI पोर्टल से विशिष्ट दस्तावेज पहचान संख्या यानी कि UDIN की पुष्टि करेगा। ICAI had made the generation of UDIN from ICAI portal compulsory for every kind of certificate or tax audit report from 2 August 2019. तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने 2 अगस्त 2019 से हर तरह के सर्टिफिकेट या टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के लिए ICAI पोर्टल से UDIN को अनिवार्य कर दिया था। The Income Tax Department has completed its integration with other agencies for validation of UDIN which is generated from the ICAI portal by the Chartered Accountants. तो आयकर विभाग ने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स द्वारा ICAI पोर्टल से उत्पन्न UDIN के सत्यापन के लिए अन्य एजेंसियों के साथ अपना एकीकरण पूरा कर लिया है। From 27 April 2020, the Income Tax e-filing portal had made the quoting of UDIN mandatory for the documents certified and attested by a chartered accountant. It will help in authenticating the tax audit reports. 27 अप्रैल 2020 से आयकर ई फाइलिंग पोर्टल ने चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित और सत्यापित दस्तावेजों के लिए UDIN के उद्धरण को अनिवार्य बना दिया है। ये टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को प्रमाणित करने में मदद करेगा। UDIN की हम बात करें तो ये एक 18 डिजिट का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। कभी कभी क्वेश्चन में आपसे ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि स्टेटमेंट दे दिया आपको और कहा कि UDIN इज अ 8 डिजिट यूनिक नंबर, तो वहाँ पे वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सो दिस इज अ नंबर विच इज जनरेटेड ऑन द UDIN पोर्टल फॉर एवरी डॉक्यूमेंट दैट हैज बीन अटेस्टेड बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट।
तो ये जो है यूडीएन पोर्टल पर हर दस्तावेज के लिए बनाया गया है, जिससे चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा अटेस्ट किया जाता है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस सीबीडीटी की हम बात करें तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक वैधानिक निकाय है जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट यानी कि केंद्रीय राजस्व अधिनियम 1963 के तहत कार्य करता है। ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है और जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होता है लॉज का विच इज़ रिलेटेड टू डायरेक्ट टैक्सेस उसको ये देखता है। इसमें एक चेयरमैन होता है और 6 अन्य सदस्य होते हैं। So question is, which of the following authority will validate the UDIN generated from ICI portal while uploading of tax audit reports? टैक्स ऑडिट रिपोर्ट अपलोड करते समय निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण ICI पोर्टल से उत्पन्न UDIN को मान्य करेगा? RBI, SEBI, CBDT and none of the above. So the correct answer for this is option C, that is CBDT. Next is प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक्स। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के द्वारा जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है वो लॉन्च की गई है एंड इसके लिए IPPB ने PNB मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ सहयोग किया है। दिस विल बी ऑप्शनल फॉर सेविंग अकाउंट होल्डर ऑफ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। जिनके पास सेविंग अकाउंट है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में उनके लिए ये ऑप्शनल रहेगा, वैकल्पिक रहेगा। वो चाहे तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे तो नहीं करें। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जो है ये एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है और आपको याद होगा कि जो जनधन अकाउंट्स जो खुले गए थे तो उसमें ये उस समय ही लॉन्च किया गया था ये, और इसको लिंक किया गया था जनधन अकाउंट्स के साथ ताकि जो गरीब लोग हैं, क्योंकि ज़ीरो बैलेंस अकाउंट खोला गया था वो, ताकि सभी तक पहुंच सुनिश्चित की जा सके बैंकिंग प्रणाली की, सबके पास अकाउंट्स हों और जो मिडिल मैन हैं काफ़ी स्कीम्स के लिए, वेलफेयर स्कीम्स के लिए उनको हटाया जाए और डायरेक्ट बेनिफिट जो है ट्रांसफ़र उसको सपोर्ट किया जाए, उसको इम्प्लीमेंट किया जाए बेहतर तरीके से। और उसी समय प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना लॉन्च की गई थी जो एक सामाजिक सुरक्षा योजना है। इसके लिए जो एज लिमिट है वो 18 से 50 वर्ष है, यानी 18 to 50 ईयर्स की एज लिमिट है। एंड इसमें डेथ के केस में जो भी इंश्योर्ड है अगर उसकी मृत्यु हो जाता है चाहे वो किसी भी कारण से हो, सो 2 लाख रुपए का उनको लाइफ कवर प्रदान किया जाता है। द एनुअल प्रीमियम अमाउंट फॉर दिस स्कीम इज़ ₹330। तो 330 रुपये जो है इसका प्रति वर्ष का जो है किस्त जाती है और इसका जो टाइमलाइन है वो जो किस्त जमा करने का जो टाइमलाइन रहता है वो 1 जून से लेकर 31 मई तक रहता है। इट इज़ ऑफर्ड बाय लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन एंड ऑल अदर लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज। तो ये जीवन बीमा निगम और अन्य सभी जीवन बीमा कंपनियों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और इसमें जो लाइफ कवर है मेंबर का वो 55 की जो एज है उसके बाद जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा इस योजना में लाभ क्या है? टैक्स बेनिफिट्स मिलेंगे अंडर सेक्शन 80C। देन फीचर्स ऑफ पेमेंट बैंक की हम बात करें, भुगतान बैंक की विशेषताओं की बात करें तो हमने कई बार डिस्कस भी किया है कि जो पेमेंट बैंक्स हैं वो अपने कस्टमर से, मतलब पर कस्टमर दे कैन एक्सेप्ट मैक्सिमम ऑफ ₹1 लाख, 1 लाख तक की जमा राशि स्वीकार कर सकते हैं वो। इसके अलावा वो अपने कस्टमर्स के लिए जो बचत खाता है और जो चालू खाता है यानी कि सेविंग और करंट अकाउंट दोनों को ही खोल सकते हैं। इसके अलावा वो ATM और डेबिट कार्ड तो इशू कर सकते हैं बट क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते हैं, ना ही वो किसी को लोन या फिर कोई लेंडिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। सो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, इट इज़ अ सोशल सिक्योरिटी स्कीम लॉन्च्ड इन 2015। यह 2015 में शुरू की गई एक सामाजिक सुरक्षा योजना है। नेक्स्ट इज, इट प्रोवाइड्स लाइफ कवर ऑफ ₹5 लाख इन केस ऑफ डेथ ऑफ द इंश्योर्ड ड्यू टू एनी रीजन। यह किसी भी कारण से बीमित व्यक्ति की मृत्यु के मामले में 5 लाख रुपए का जीवन बीमा प्रदान करता है। सो 1 only, 2 only, both 1 and 2 and none of the above। सो इसमें कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट? 1 only, क्योंकि सेकेंड स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पर इंश्योरेंस कवर जो है ये 2 लाख का प्रोवाइड किया जाता है, नॉट 5 लाख।
नेक्स्ट इज नेशनल मिल्क डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 26 नवंबर। भारत में जो राष्ट्रीय दूध दिवस है ये 26 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जिनको भारत के वाइट रेवोल्यूशन का जनक माना जाता है, श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है, उनका जन्मदिन होता है। एंड दिस वॉज स्टार्टेड बाय द इंडियन डेयरी एसोसिएशन इन 2014। ये 2014 में इंडियन डेयरी एसोसिएशन द्वारा शुरू किया गया था। दूध के महत्व को हम सभी जानते हैं, इसमें कैल्शियम और अन्य पोषक तत्व होते हैं और बॉडी की इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। इसके अलावा जो हड्डी के जो फ्रैक्चर होते हैं उससे ये बचाता है, ऑस्टियोपोरोसिस से ये बचाता है ताकि हड्डी कमज़ोर ना हो, हड्डी को मजबूत बनाता है ये। मिल्क प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो भारत जो है इसमें सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन होता है भारत में, एंड उसके बाद यूएस में होता है। भारत में भी उत्तर प्रदेश जो है वो हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट है। देन ऑपरेशन फ्लड इज रिलेटेड टू वाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया। तो भारत में श्वेत क्रांति जो है वो किससे संबंधित नहीं, जो ऑपरेशन फ्लड है वो श्वेत क्रांति से संबंधित है। वो इसीलिए लॉन्च किया गया था 1973 में बाय नेशनल डेयरी बोर्ड डेवलपमेंट। डॉक्टर वर्गीस कुरियन की हम बात करें तो इनको मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है और उन्होंने बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन किया था इन द वाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया। एंड जो वाइट रेवोल्यूशन है ये दूध के उत्पादन को बढ़ाने से संबंधित है। तो आपने और रेवोल्यूशन भी सुने होंगे वाइट रेवोल्यूशन के अलावा, जैसे कि आपने सुना होगा ब्लू रेवोल्यूशन। ठीक है, ब्लू रेवोल्यूशन जो है वो प्रोडक्शन ऑफ फिश से संबंधित है। ठीक है, इसके अलावा आपने सुना होगा ग्रीन रेवोल्यूशन, आपने सुना होगा, ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। देन आपने एक सिल्वर रेवोल्यूशन सुना होगा, ये एग प्रोडक्शन से रिलेटेड है। तो इस तरह से डिफरेंट रेवोल्यूशन जो हैं वो किसी ना किसी उससे संबंधित हैं। डॉक्टर वर्गीस कुरियन को काफ़ी अवार्ड से सम्मानित किया गया था, जैसे कि रमन मैगसे अवार्ड, वर्ल्ड फूड प्राइज, पद्मश्री, पद्म विभूषण एंड पद्म भूषण। सो क्वेश्चन इज नेशनल मिल्क डे वॉज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन डैश इन इंडिया। भारत में डैश को हर साल राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। नवंबर 26, जून 26, दिसंबर 26 एंड अगस्त 26। न्यूज़ में ये भी था कि डॉक्टर वर्गीस कुरियन को भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए, ऐसा कुछ आ रहा था। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, नवंबर 26। नेक्स्ट इज इंडिया लॉन्च द फर्स्ट हैवी वेट टॉर्पीडो वरुण अस्त्र। तो डीआरडीओ ने जो हैवी वेट टॉर्पीडो है वरुण अस्त्र उसको हरी झंडी दिखाई, एंड इसको डिज़ाइन किया गया था बाय द नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लेबोरेटरी विशाखापट्टनम, और मैन्युफैक्चरिंग इसकी भारत डायनामिक्स लिमिटेड के द्वारा की गई है। टॉर्पीडोज जो होते हैं ये अंडर वाटर वेपन्स होते हैं जो नेवल प्लेटफॉर्म्स पे, जो सबमरीन्स के लिए या फिर सरफेस वेसल, एयरक्राफ्ट या फिर हेलीकॉप्टर के लिए बनाए जाते हैं, और इनको कहीं से भी लॉन्च कर सकते हैं। वरुणास्त्र की हम बात करें तो ये हैवी वेट जो है, भारी वजन वाला है, इलेक्ट्रिकली प्रोपेल्ड है, विद्युत चालित है, और ये एक एंटी सबमरीन टॉर्पीडो है विच इज़ कैपेबल ऑफ टारगेटिंग क्वाइट सबमरीन। तो जो शांत पनडुब्बियाँ होती हैं उनको ये निशाना बना सकता है। सो डीआरडीओ की हम बात करें तो ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत कार्य करता है। ये 1958 में बना था। इसमें दो जो ऑर्गेनाइजेशन थी इनको मर्ज किया गया था, डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन एंड टेक्निकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडियन आर्मी एंड द डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन। करंट चेयरमैन जी सतीश रेड्डी हैं और इसके हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। सो क्वेश्चन इज, रिसेंटली डीआरडीओ हैज फ्लैग्ड ऑफ अ हैवी वेट टॉर्पीडो, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट टॉर्पीडो। हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने एक भारी वजन वाले टॉर्पीडो को हरी झंडी दिखाई। टॉर्पीडो का नाम क्या है? सिंधु घोष, वरुण अस्त्र, कलवरी एंड अरिहंत। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज वरुण अस्त्र। नेक्स्ट इज नेशनल न्यूज़, प्राइम मिनिस्टर एड्रेस द ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस। तो आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था कि ये जो कॉन्फ्रेंस थी ये 25 को स्टार्ट हुई थी, 2 दिन की ये कॉन्फ्रेंस थी, और इस कॉन्फ्रेंस को प्रेसिडेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया था। देन जो कंक्लूडिंग डे था उस पर प्राइम मिनिस्टर ने इसको एड्रेस किया है, और इस एड्रेस के दौरान उन्होंने कहा कि भारत में वन नेशन वन इलेक्शन को अडॉप्ट करना चाहिए,
और इसके अलावा उन्होंने कहा कि वन वोटर लिस्ट होनी चाहिए सभी इलेक्शंस के लिए भारत में। द कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ इलेक्शन इन द कंट्री हैम्पर्स द डेवलपमेंट वर्क। तो उन्होंने कहा कि ये जो बार बार इलेक्शन होते हैं हर कुछ महीने में, इसके कारण जो भारत में जो डेवलपमेंट प्रोसेस है इसमें जो है ये एक बाधित ये करती है, कार्य को बाधित करती है, एक ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता है। He also emphasized on the know your constitution right to highlight the importance of constitution। इसके अलावा उन्होंने संविधान के महत्व को उजागर करने के लिए नो योर कॉन्स्टिट्यूशन, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को जाने, अपने संविधान को जाने ड्राइव पर भी जोर दिया है। ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस की हम बात करें, ये मैंने आपसे पहले डिस्कस कर लिया था कि ये केवड़िया में हुआ था स्टार्ट, एंड प्रेसिडेंट के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। इसकी थीम थी हारमोनियस कोऑर्डिनेशन ऑफ लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी की टू अ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी। तो विधायी, कार्यकारी और न्यायपालिका का सामंजस्यपूर्ण समन्वय एक जीवंत लोकतंत्र की कुंजी है। एंड इस वर्ष इसकी जो सेंटेनरी है उसको सेलिब्रेट किया गया, शताब्दी को सेलिब्रेट किया गया कॉन्फ्रेंस की। और लोकसभा में जो स्पीकर होते हैं और डिप्टी स्पीकर होते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं। वहीं जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। अच्छा, वन नेशन वन इलेक्शन का फ़ायदा क्या होगा? सबसे पहला कि ये कॉस्ट और टाइम जो है दोनों को बचाएगा, क्योंकि इलेक्शन जो है वो एक बार होंगे एंड इससे खर्चा भी बचेगा, अलग अलग अरेंजमेंट्स नहीं करने पड़ेंगे बार बार, और समय की भी बचत होगी। इसके साथ साथ जैसा कि हाईलाइट किया गया है कि इससे जो डेवलपमेंट वर्क है, जो विकास कार्य हैं उसमें देरी नहीं होगी, डिले कम होगा। देन इट विल क्रिएट अ सिंगल वोटर लिस्ट फॉर एनी इलेक्शन इन द कंट्री। इससे क्या होगा, देश में किसी भी चुनाव के लिए एकल मतदाता सूची भी बन जाएगी, तो वेरिफिकेशन भी इजी होगा। इससे पहले लोकसभा और जो स्टेट लेजिस्लेचर के जो इलेक्शन हैं वो एक साथ हुए थे 1952 में और 1957 में। तो ऐसा नहीं है कि ये चीज़ फिजिबल नहीं है, लेकिन ये है कि इसके कितने बेनिफिट्स होंगे, कितने इसके नुकसान होंगे, उसको प्रॉपरली एनालाइज करने की ज़रूरत है। सो क्वेश्चन इज व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन। एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए क्या लाभ है? इट विल रिड्यूस द कॉस्ट एंड टाइम फॉर होल्डिंग इलेक्शंस। यह चुनाव कराने की लागत और समय को कम करेगा। इट विल क्रिएट अ सिंगल वोटर लिस्ट फॉर एनी इलेक्शन इन द कंट्री। ये किसी भी चुनाव के लिए एकल मतदाता सूची बनाएगा। इट विल रिड्यूस द डिले इन द डेवलपमेंट वर्क ऑफ द गवर्नमेंट। ये सरकार के विकास कार्यों में देरी को कम करेगा। एंड ऑल ऑफ द अबव। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन डी। ये सारे ही जो मेंशन है ABC पॉइंट में, ये सारे ही एक राष्ट्र एक चुनाव के लाभ हैं। नेक्स्ट इज ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर रिलीजेस इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज फॉर अक्टूबर 2020। आर्थिक सलाहकार कार्यालय ने अक्टूबर 2020 के लिए 8 कोर उद्योगों का सूचकांक जारी किया, और 8 कोर उद्योग का संयुक्त सूचकांक जो है वो 2 अक्टूबर 2020 में 124.2 रहा। The index of 8 core industries in October 2020 declined by 2.5% in comparison with that in 2019। तो पिछले वर्ष के कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो इसमें जो है जो इंडेक्स है ये 2.5% घटा है। In the data released for October 2020, final growth rate of index of 8 core industries for July 2020 has been revised to -1.6%। तो इसमें डेटा में जो फाइनल ग्रोथ रेट है जुलाई 2020 के लिए उसको रिवाइज कर दिया गया है और उसको -7.6 कर दिया गया है। द इंडेक्स फॉर नवंबर 2020 विल बी रिलीज्ड ऑन 31 दिसंबर 2020। तो होता क्या है, प्रीवियस जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि जो नेक्स्ट मंथ होता है, नेक्स्ट मंथ का जो एंड होता है उसमें प्रीवियस मंथ का डेटा रिलीज किया जाता है आफ्टर द एनालिसिस। 8 core industries carry 40.27% weightage in the index of industrial production। तो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में ये जो 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं इनका 40.27% वेटेज है। द डेटा इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। सो कोल प्रोडक्शन का जो वेटेज है ये 10.33% है, क्रूड ऑयल प्रोडक्शन का 8.98% है। देखिए मैंने आपको इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताया था, CC फ्रेंड्स, ठीक है। सो यहाँ से आप याद कर सकते हैं CCC फ्रेंड्स, दैट इज कोल, क्रूड, सीमेंट, देन फर्टिलाइजर, रिफाइनरी,
After that electricity, then natural gas production, and lastly is steel production. ठीक है, तो यहाँ पर सबके वेटेज दिए हुए हैं, तो आप इस वेटेज लिस्ट में देखें तो सबसे ज़्यादा वेटेज जो है इन दिस 8 कोर इंडस्ट्रीज वो रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का है, विच इज़ 28.04%. तो मैं इसको यहाँ पर लिस्ट कर देती हूँ. सबसे पहले रिफाइनरी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ वेटेज. ठीक है, फिर दूसरे नंबर पे आता है आपका 19.85%, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, देन इट इज़ फॉलोड बाय इलेक्ट्रिसिटी. मैं ये अरेंज कर रही हूँ ऑन द बेसिस ऑफ द वेटेज फ्रॉम हाईएस्ट टू लोवेस्ट. देन आफ्टर दिस इज 17.92%, जो कि स्टील प्रोडक्शन के लिए है. दिस इज स्टील प्रोडक्शन. Then followed by fourth one is 10.33%, which is coal production. So after this is coal. Then followed by it is 8.98%, that is crude oil. After that follows the natural gas production. Then followed by cement. Okay. सो विच वन इज़ लेफ्ट आउट? देन फर्टिलाइज़र. लास्ट इज फर्टिलाइज़र. सो सबसे कम वेटेज जो है, अगर हम बात करें इन 8 कोर इंडस्ट्रीज़ में, सबसे कम वेटेज फर्टिलाइज़र है, सबसे ज़्यादा रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का है. ठीक है, और अक्टूबर 2020 में जो डिक्लाइन हुआ है इन कंपैरिजन टू अक्टूबर 2019, तो कोल प्रोडक्शन में बढ़ा है, वहीं क्रूड ऑयल में घटा है, नेचुरल गैस प्रोडक्शन में भी घटा है, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स में भी, प्रोडक्शन में भी घटा है, एंड ये सबसे ज़्यादा घटा है 17%. फर्टिलाइज़र प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुआ है, स्टील प्रोडक्शन डिक्रीज़ हुआ है, सीमेंट प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुआ है, इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ हुआ है. सो क्वेश्चन इज, एज पर द डेटा रिलीज्ड रिसेंटली बाय ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, combined index of 8 core industries stood at dash in October 2020. आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार 8 कोर उद्योगों का संयुक्त सूचकांक अक्टूबर 2020 में डैश था 112.2, 118.2, 124.2 एंड 136.2. सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन सी, दैट इज 124.2. नेक्स्ट इज हेल्थ मिनिस्टर चेयर मल्टीपल इवेंट्स टू मार्क नेशनल ऑर्गन डे. राष्ट्रीय अंग दिवस के उपलक्ष्य में जो विभिन्न कार्यक्रम किए गए थे, उसमें हेल्थ मिनिस्टर ने उसकी अध्यक्षता की. द मल्टीपल इवेंट्स इंक्लूडेड एन इवेंट टू मार्क द एंड ऑफ CRPF वॉलंटरी कैंपेन टू ब्रिंग अवेयरनेस अबाउट ऑर्गन डोनेशन अमंग इट्स जवान. कई आयोजनों में CRPF का अपने जवानों के बीच अंगदान के बारे में जागरूकता लाने के लिए स्वैच्छिक अभियान के अंत के लिए एक कार्यक्रम भी शामिल था. द कैंपेन वॉज लॉन्च्ड ऑन 14 अगस्त 2020. ये जो कैंपेन था ये 14 अगस्त 2020 को शुरू किया गया था, और ये एम्स नई दिल्ली और ऑर्गन रिट्रीवल बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों के साथ मिलकर लॉन्च किया गया CRPF के द्वारा. द सोल्जर्स हु filled pledge forms to donate their organs were called अंगदान वॉरियर्स बाय CRPF. तो जिन भी CRPF के जो जवान थे, जो सोल्जर्स थे, उन्होंने अपने अंगदान करने के लिए जो प्रतिज्ञा फॉर्म है उसको भरा था, उनको अंगदान वॉरियर, अंगदान योद्धा कहा गया है. एज पर द नेशनल हेल्थ पोर्टल, नियरली 5 लाख डेथ्स आर कॉज्ड एनुअली इन इंडिया ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ऑर्गन्स. तो कहीं पर अगर आप मेंस में आंसर लिख रहे हैं, चाहे PCS में, चाहे UPSC में, सिविल सर्विसेज में, तो वहाँ पर अगर आप इस तरह के जो फैक्ट्स हैं लिखते हैं तो आपके आंसर और ज़्यादा बेहतर होते हैं. सो अगर कुछ ऑर्गन डोनेशन से रिलेटेड अगर आपके पास क्वेश्चन आता है, सो वहाँ पर आप ये फैक्ट कोट कर सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द नेशनल हेल्थ पोर्टल करीब करीब 5 लाख जो मौतें हैं वो इसी वजह से होती हैं कि ऑर्गन उनके लिए अवेलेबल नहीं होता है. अगर ऑर्गन अवेलेबल हो तो शायद उनके बचने के चांसेस होंगे. Person of less than 18 years are allowed to donate organs only after the consent of their parents or guardian. तो जाहिर सी बात है, अगर 18 साल से कम उम्र के जो भी पर्सन हैं, अगर वो अपने ऑर्गन्स को डोनेट करना चाहते हैं तो उनके माता पिता या फिर उनके जो गार्जियन हैं उनकी सहमति के बाद ही वो अंगदान कर सकते हैं. नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन नोटो ऑल्सो सेलिब्रेटेड 11th नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे. राष्ट्रीय अंग एवं उत्तक प्रत्यारोपण संगठन ने भी 11वां राष्ट्रीय अंगदान दिवस मनाया.
Transplantation of Human Organs Amendment Act of 2011 mandates NATO to promote organ donation, establish system for organ donation and transplantation and train manpower required. तो एक जो अधिनियम पारित किया गया था जिसका नाम मानव अंगों का प्रत्यारोपण संशोधन अधिनियम है, उसके हिसाब से अंगदान को बढ़ावा देने, अंगदान और प्रत्यारोपण के लिए प्रणालियां स्थापित करने और आवश्यक जनशक्ति को प्रशिक्षित करने के लिए नोटो को ये एक अधिदेश जारी किया गया था। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैव फॉर्म्ड 5 रीजनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो एक तो नेशनल लेवल का ऑर्गन और टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन है, इसी तरह से रीजनल लेवल पे भी बनाए गए जो कि चंडीगढ़, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई और गुवाहाटी में स्थित है। इसके अलावा 12 स्टेट ऑर्गन और टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन ऑर्गेनाइजेशन भी खोले गए हैं। 12,666 ऑर्गन्स वर ट्रांसप्लांटेड इन 2019। तो 2019 में 12,666 अंगों का प्रत्यारोपण किया गया था। As per WHO Global Observatory on Donation and Transplantation website, India was ranked at 3rd in organ transplantation in the world. तो एक WHO ग्लोबल ऑब्जर्वेटरी ऑन डोनेशन एंड ट्रांसप्लांटेशन की वेबसाइट है, उसके अनुसार भारत की जो रैंक है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में वो तीसरी है। रोटो वेस्ट वॉज अनाउंस्ड एज बेस्ट रोटो इन इंडिया। तो जो रीजनल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है ट्रांसप्लांटेशन के लिए, टिश्यू ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, उसके लिए उसको जो है बेस्ट रोटो का अवार्ड दिया गया। वहीं तमिलनाडु सोटो को बेस्ट अवार्ड दिया गया इन द स्टेट सोटो। तो जो 12 सोटो जो खोले गए हैं उसमें एक तमिलनाडु का सोटो है, तो उसको बेस्ट स्टेट सोटो अवार्ड दिया गया। वहीं बेस्ट हॉस्पिटल का जो अवार्ड है वो PGIMER चंडीगढ़ को दिया गया है। ऑर्गन डोनेशन डे भारत में 13 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिए नेशनल ऑर्गन डे है और ये ऑर्गन डोनेशन डे जो है वो 13 अगस्त को मनाया जाता है। So the question is, which of the following has launched a voluntary campaign on 14 August 2020 to bring awareness about organ donation among its जवान? So निम्नलिखित में से किसने अपने जवानों में अंगदान के बारे में जागरूकता लाने के लिए 14 अगस्त 2020 को स्वैच्छिक अभियान शुरू किया है? CRPF, CISF, BSF and ITBP. So what will be the correct answer for this? So the correct answer for this is option A, that is CRPF. So friends, here we have covered important current affairs and related questions. I hope आपको ये सेशन पसंद आया होगा। इसी तरह करंट अफेयर्स फॉलो करते रहिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। कोई भी डाउट है, कोई सजेशन है, यू कैन मेंशन दैट इन कमेंट बॉक्स। कीप प्रिपेयरिंग वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।